हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में। इस हफ्ते में हम जानेंगे कई जगहों के बारे में, स्पेसिफिकली यहाँ तेलंगाना में एक जगह है उसके बारे में, क्यों न्यूज़ में थी। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है, उसके बारे में आप बता सकते हैं कौन सा आइलैंड बिल्कुल इंडिया के करीब है, इस तट के आसपास। यहाँ मालदीव्स काफ़ी फेमस है, उसके बारे में। प्लस एक रिवर बहती है इधर कहीं, उसके बारे में। और एक और रिवर कहीं बहती है यहाँ, इसके बारे में भी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे सवाल है कि इच्छामती रिवर कहाँ से बहती है? बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात या केरला? कमेंट में इसका आंसर बताइए। आप अभी गैस करो कि कौन सी रिवर, अगर आपको याद भी नहीं है तो गैस करो कौन सी रिवर ऐसी हो सकती है जहाँ जो इच्छामती नाम की और किस रीजन की हो सकती है। कुछ आपको आइडिया लग रहा है, आप कंप्लीटली ब्लैंक हो। जस्ट फॉर सेक ऑफ गेसिंग कहाँ से बह सकती है, कि मैं इस राज्य का तो श्योर हूँ यहाँ नहीं है, या यहाँ की तो हो सकती है रिवर ये। अगला क्वेश्चन भी रिवर से रिलेटेड है। फ्रॉम वेयर डज द तीस्ता रिवर ओरिजिनेट, या विच की जगह वेयर होगा। कहाँ से तीस्ता रिवर बन के निकलती है, ओरिजिन पॉइंट कौन सा इसका? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार या कर्नाटका, या फिर मान लो बांग्लादेश। कहाँ से रिवर ओरिजिनेट करती है तीस्ता? दोनों काफ़ी प्रचलित रिवर्स हैं। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में क्या इसका आंसर है, और जब तक लेक्चर खत्म होगा आपको पता लग जाएगा कि रिवर्स कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट करती है। सबसे पहले जो टॉपिक आज का है वो तेलंगाना के बारे में है। क्या कि तेलंगाना की लोकेशन क्या है, तो यहाँ पर है। अब तेलंगाना और आंध्रा, मतलब जो पहले आंध्र प्रदेश था कंबाइंड, ये दोनों राज्य एक मेजर इंडस्ट्रियल हब है। काफ़ी प्रोडक्शन यहाँ होता है, और इसी में स्पेसिफिकली एक जगह है जहाँ पर ट्राइबल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की जाएगी, मुलुगु का तेलंगाना में, जहाँ पर एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी खड़ी की जाएगी। नॉर्मली क्या होता है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ स्टैब्लिश की गई है, तो आप गेस करोगे कि हो सकता है छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा हो, लेकिन ये तेलंगाना में स्टैब्लिश की गई है, मुलुगु नाम की जगह पे। और ये असल में दो देवी देवताओं के नाम पे रखा गया है, एक है समक्का और एक है सरक्का। तो समक्का और सरक्का, जब भी आप नाम याद करो तो समक्का सरक्का इज लाइक फ्रॉम तेलंगाना। तो समक्का और सरक्का ये दो गॉड और गॉडेस से ट्राइबल भगवान और देवी देवता हैं, जिनके नाम पर सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी खड़ी होने वाली है। कहाँ पर? तो तेलंगाना में। ठीक, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद अनाउंस किया, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? मुलुगु डिस्ट्रिक्ट। तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर समक्का या सरक्का के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हिस्ट्री में आती है आगे करंट अफेयर्स में, तो आप उसको प्रिपेयर ढंग से कर ले, क्योंकि पूरे चांसेस है कि ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अब रेलेवेंस क्या होगी इसकी, कि ये जब बनेगा तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ की यूथ है उनको और ज़्यादा मेन स्ट्रीम में आने का मौका मिलेगा। दे विल बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स। ये न्यूज़ के बाद अगला न्यूज़ आता है ऑपरेशन कच्छप के बारे में। ऑपरेशन कच्छप किस चीज़ के बारे में? तो कच्छप मतलब होता है कश्यप, कश्यप मतलब होता है कछुआ। तो जो गैंगेटिक टर्टल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा इलीगल ट्रेड होता था, मतलब आप गैरकानूनी रूप से उनका व्यापार किया जाता था उनकी खाल के लिए। तो उसको रोकने के लिए ऑपरेशन कश्यप या कश्यप लॉन्च किया गया। ये एक मल्टी सिटी ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन किससे रिलेटेड है? तो टॉर्टोइज या टर्टल से रिलेटेड है। जो ये मल्टी सिटी ऑपरेशन है, नागपुर, भोपाल, चेन्नई, कई राज्यों में शुरू किया गया है। इसकी रेलेवेंस क्या है? इससे इसका इलीगल ट्रेड रोका जाएगा। और अभी जो ये स्पीसीज़ है ये आती है किस में? क्या ये इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो स्पीसीज़ है ये अभी रेड लिस्ट में आती है। ठीक है, और मुझे बताइए क्या ये एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है? टर्टल ऑफ गंगेस किस लेवल पर है? गंगा के जो टर्टल्स हैं वो क्या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, थ्रेटेंड है, या एक्सटिंक्ट है? यहाँ ऑलरेडी मेंशन्ड है कि इनकी स्थिति क्या है अभी, तो वल्नरेबल या नियर थ्रेटेंड। तो संख्या में कमी तो है, लेकिन इसको और सुधार की ज़रूरत है। और अगर इनका ट्रेड चलता रहा तो एक नुकसान प्रकृति को हो सकता है, इसलिए ये शुरू किया गया। तो इसमें 6 लोगों को अलग अलग राज्यों में रेस्क्यू किया है। इसके अंदर कौन कौन सी स्पीसीज आती हैं? तो इंडियन टेंट टर्टल, इंडियन फ्लैगशिप टर्टल, क्राउन रिवर टर्टल, ब्लैक स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल और ब्राउन रूफ टर्टल। ये सारे नाम आपको याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि इनको जो कंजर्व करने के लिए कौन सा एक मिशन लॉन्च किया गया, ताकि अपने आंसर राइटिंग में भी हम लिख पाओ कि हाँ इंडिया ने कौन कौन से कंजर्वेशन मिशन लॉन्च किए गए हैं। ये हो गई ऑपरेशन कश्यप की बात। नॉट एग्जैक्टली किसी एक इलाके के बारे में बात तो नहीं थी, लेकिन हमने जाना। अगला टॉपिक है मालदीव्स के बारे में। मालदीव्स में चेंज इन रिजीम हुई है। मालदीव्स कहाँ है? मालदीव्स एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जो बिल्कुल इंडिया के कोस्ट के पास है। यहाँ पर नई गवर्नमेंट आई है। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी इबू सोलेंगी, इनके हटने के बाद अब यहाँ पर मोहम्मद मुइज़ू की सरकार आई है। और ये एक ऐसा आइलैंड है, एक ऐसा आइलैंड कंट्री है जो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है अभी इंडियन ओशन की पॉलिटिक्स में। क्यों है भाई ऐसा? तो जरा नक्शे में देखते हैं। तो पहली बात कि नए प्रेसिडेंट कौन बने, इनके नए लीडर कौन बने हैं? नए लीडर बने हैं प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू। पहले क्या थे? इबू सोली। तो ये पूरा इलाका अब जो है ये आइलैंड नेशन
काफ़ी विवाद में रहा है, क्योंकि बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे। अब देखिए यहाँ मालदीव्स आइलैंड है लक्षद्वीप के पास, लक्षद्वीप सी में काफ़ी लोग यहाँ इंडिया से टूरिज्म के नाम पे जाते हैं, चाइना से भी काफ़ी लोग ये जाते हैं, और इंडिया के साथ क्लोज संबंध है। और ये एक असल में आइलैंड कंट्री है, इसकी कैपिटल है माले येरा, माले टॉल पे। तो इंडिया ने पहले भी कई बार यहाँ जो गवर्नमेंट्स रही हैं उनको जब जब नुकसान हुआ है तो उनके सपोर्ट में ऑपरेशंस किए। एक फेमस है ऑपरेशन कैक्टस जो इंडिया ने किया था, क्योंकि जब इनके ऊपर रिजीम चेंज की कोशिश 1980s में हुई थी तो इंडिया ने अपने NSG कमांडोज भेजे थे बचाने के लिए वहाँ के प्रेसिडेंट को, जिनका तख्ता पलट करने की कोशिश की जा रही थी। तो वो एक ऑपरेशन फेमस है, ऑपरेशन कैक्टस कहा हुआ था तो मालदीव्स में। अब मालदीव्स में प्रॉब्लम है कि मालदीव्स में चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना बहुत ज़्यादा अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है, और इंडिया के कई सारे प्रोजेक्ट को वापस भेज दिया गया था। इंडिया गेट आउट कैंपेन लगा के, इंडिया आउट कैंपेन चलाकर इंडिया आउट कैंपेन रन की गई थी मालदीव्स में। कहा जाता है कि इंडिया की जो प्राइवेट कंपनीज है उनको ऑपरेट करने से रोकने के लिए। ऐसा कहा जाता था कि चाइना की एम्बेसी जो है उसने अपने प्रभाव से पैसे लेकर कई और तरीके से लगातार एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को मालदीव्स में बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से ये मुद्दा और ज़्यादा बढ़ा है। अब देखो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों चाइना यहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कि चाइना अक्सर एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है इंडिया के आसपास, चाहे इंडिया को घेरा जा सके, और अपने लिए एक पूरी की पूरी एक शिपिंग रूट और एक ऑयल बोट का सिस्टम डेवलप कर रहा है। उसमें अगर आप देखो तो मालदीव्स एक इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है, जिससे आप इंडिया के पूरे जो वेस्टर्न कोस्ट का एक इलाका है निचला, सदर्न वेस्टर्न कोस्ट, इसको पूरी तरह इसके ऊपर नज़र रख सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट सी लेन्स, यानी ये देखिए जो रूट है माले का, हम्बनटोटा श्रीलंका में एक जगह जहाँ ऑलरेडी चाइना ने एक बड़ा सा पोर्ट बना रखा है। इसके बाद अगर मालदीव्स में उनका प्रभुत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है तो पूरा का पूरा जो इंडियन ओशन का इलाका है, या उनके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होगी चीज़ें कंट्रोल करने की, और यहाँ की किसी भी गुड्स की मूवमेंट को वो ओवरसाइट उनकी नज़र में रहेगी, प्लस वो देख पाएंगे और कंट्रोल कर पाएंगे मूवमेंट ऑफ गुड्स। और इंडिया के सारे कोस्टल सिटीज़ जो साउथ के हैं उन पर उनकी नज़र रहेगी, वहाँ कोई मूवमेंट होगी तो उनको पता लगेगा। प्लस इंडिया को एक वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या होता है, देखो ये जो आइलैंड्स है, ग्वादर, माले, हम्बनटोटा, चिटगांव, क्यापियो, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, मैं एक बार ज़रा इसको क्लियर कर दूँ। ये जो आपको ये डॉटेड वाली लाइनें दिख रही हैं, ये ऐसे जा रही है। ग्वादर पोर्ट ये कहाँ है, पाकिस्तान में। फिर माले में एक पोर्ट बनाया गया चाइना द्वारा, फिर हम्बनटोटा में श्रीलंका का एक पोर्ट है, फिर यहाँ चिटगांव बांग्लादेश में एक पोर्ट है, फिर काओपियो वहाँ पर एक पोर्ट है। इस तरह की आप देखो इंडिया को चारों तरफ से घेरा जा चुका है समुद्री इलाकों में। ऐसा एक माला बनाई है, एक ऐसा चक्र बनाया है जिसमें इंडिया को पूरी तरह से घेरा जा चुका है। इसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी अलग अलग समुद्र तट पर बड़े बड़े लेवल पर आपने पोर्ट्स बनाए हैं जिससे कि भारत को आप एक तरह से घेर पाओ। तो कभी अगर युद्ध की स्थिति हुई या इंडिया का सप्लाई उनको काटना हो तो यहाँ ऑलरेडी उनकी नेवी रहेगी या उनके प्रभाव वाला क्षेत्र है, तो वहाँ से वो एक्शन ले सकते हैं इंडिया के खिलाफ। इसलिए कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो इंडिया के आसपास चारों तरफ से चाइना बिल्ड कर रहा है। उसे रोकने के लिए इंडिया भी आयरन कर्टन बना रहा है, लेकिन फिर भी जब भी हम जो बात करें वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के, उसमें मालदीव्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू इंडिया, इंडिया के बहुत करीब होने की वजह से। तो जब भी आप मालदीव्स को पढ़ो तो मालदीव्स का एक स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है, इसकी लोकेशन कहाँ है, वो इंडिया आउट कैंपेन कहाँ चल रही है, वो इनके नए प्रेसिडेंट कौन है, वो ऐसी चीज़ें जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसकी लोकेशन स्पेसिफिकली इंडियन ओशन में इसको बहुत रेलेवेंट बनाती है। यहाँ से जो आप देख रहे हैं रास्ता, ये जो इलाका है, ये जो आप देख रहे हो, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यहाँ से चाइना का ऑलमोस्ट 60 to 80% उनके गुड्स है यहाँ से जाता है। और इंडिया के पास यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड इस साइड है, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस इंडिया के पास भी इस रीजन में। तो वो हमेशा चाइना को डर रहता है कि कभी भी इंडिया हमारे जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है उसको ब्लॉक कर सकता है। तो मालदीव्स में उनकी प्रेजेंस ये भी दिखाती है कि वो अपने आप को यहाँ स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो जब नई गवर्नमेंट मालदीव्स में आई है तो पूरी कोशिश ये है इंडियन गवर्नमेंट की रहेगी कि मालदीव से जो अच्छे संबंध है उसको और ज़्यादा ग्रो किया जाए और जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ वहाँ चाइना पुश कर रहा है उसको रोका जा सके। ये बात हो गई किसकी, मालदीव्स की। कहाँ लोकेटेड है, इंडियन ओशन में। इसकी कैपिटल क्या है ये आपको पता चल गया, माले। इसके नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है, मोहम्मद बीजू, ठीक है। इंडिया ने कौन से ऑपरेशन किए थे, ऑपरेशन कैक्टस। अभी चाइना इंडिया के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन लगातार रन कर रहा है जो एक बड़े मुद्दे का सबब है। आप देखो ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, और इसके अलावा जो उनका एक वो है जो एक इंडियन ओशन बेल्ट पे जो कब्जा करना चाह रहे हैं, जो आप देखो ये जो आइलैंड नेशन है, मालदीव्स, सेशल्स, मॉरिशस, इन सभी इलाकों पे ऑलरेडी इंडिया बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है। पुश किस चीज़ की कर रहा है, इंडिया इज पुशिंग दीज आइलैंड्स इन दीज आइलैंड कंट्रीज टू इंश्योर कि वहाँ पर जो इसे कहते हैं लिटरल आइलैंड्स, क्योंकि ये आइलैंड्स जो आसपास इस तरह से बिछे हुए हैं, तो इनको इन आइलैंड कंट्रीज़ के साथ, इन लिटरल कंट्रीज़ के साथ इंडिया एक पुश बना रहा है ताकि इनके साथ संबंधों को और ज़रा बढ़ाया जा सके, ताकि ये छोटे आइलैंड्स जिनकी कैपेसिटी बहुत है, अगर वहाँ देखो इंडिया की नेवी तो यहीं तक पहुँच तक रह सकती है ना, 200 नॉटिकल माइल्स तक ही इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है।
उससे कम ही लेवल पर इंडिया की नेवी ऑपरेट कर सकती है। ये आइलैंड कंट्रीज छोटी छोटी जरूर है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर आपका नेवल बेस हो या यहाँ तक आने की आपके पास कैपेसिटी हो, उस देश के साथ अच्छे संबंध हो, तो आपकी नेवी वहाँ से ऑपरेट कर सकती है। इससे फ़ायदा ये होता है आप लंबे दूरी तक आपकी रीच होती है। इंडियन ओशन एक स्पेसिफिक ऐसी जगह है जहाँ इंडिया लगातार चाहता है कि इंडिया की रीच बढ़े, इसलिए चाहे मालदीव्स हो, चाहे सेशल्स हो, चाहे मॉरिशस हो, इन कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है। साइज़ की वजह से नहीं, इनकी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से। इनकी लोकेशन इनको स्पेसिफिक एडवांटेज प्रोवाइड करती है, तो इसलिए इंडिया लगातार यहाँ पे संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इन देशों के साथ। उसमें मालदीव्स एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। खासतौर की बात यह है कि तीनों ही कंट्रीज, मालदीव, सेशल्स और मॉरिशस में इंडियन ऑरिजिन के लोग बहुत सारे हैं। और यहाँ एक सीधा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है कि चाइना जैसे अपना दबदबा यहाँ बढ़ाना चाहता है, तो इंडिया कैन काउंटर इट विद इट्स ओन इन्फ्लुएंस और इट्स ओन प्रोजेक्ट। इंडिया ने जैसे मालदीव्स में कई सारे प्रोजेक्ट भी रन किए हैं। जैसे 2021 में ही इंडिया ने अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कोई मालदीव्स में हुआ है, वो है GMCP, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट क्या है कि जो माले है उसको बाकी के आइलैंड से, जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, इनका देश कुछ इस तरह से है जहाँ बहुत सारे अटॉल्स हैं, तो इसको एक तरह से जोड़ने की कोशिश है। ये $500 मिलियन का एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो 6.74 किलोमीटर, अराउंड 7 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर तक का ब्रिज बिल्ड करने की बात है, जिससे कि ये सारे एरियाज़ को कनेक्ट किया जा सके। और इसी समय में जब ये सब हो जा रहा है, तब लगातार इंडिया के खिलाफ वहाँ जो कैंपेन चल रही है, इंडिया आउट कैंपेन, इसको लेकर एक विवाद की स्थिति मालदीव में भी बनी हुई है, इंडिया में भी बनी हुई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स इंडिया रन किए, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि वहाँ ऑब्वियसली इंडियन ऑपरेशन कैक्टस भी किया था प्रेसिडेंट को बचाने के लिए, लेकिन बीच में उनमें जो एक प्रेसिडेंट आए वहाँ की सरकार में, वो काफ़ी एंटी इंडिया थे, तो चाइना के काफ़ी करीब चले गए। इस वजह से एक हद तक कुछ दिक्कतें शुरू हो गई थी, लेकिन अभी इंडिया लगातार पार्टनरशिप और ग्रो करना चाह रहा है मालदीव के साथ। तो ये बात हो गई मालदीव की, कहाँ लोकेटेड है, कौन कौन से अटॉल हैं, राजधानी क्या है, इंडिया ने मेगा प्रोजेक्ट कौन सा रन किया है, कौन से ऑपरेशन पहले किए गए हैं मालदीव की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, जहाँ पे हाल में पानी भी कुछ सालों पहले खत्म हो गया, तो इंडिया ने यहाँ पे अचानक से वाटर टैंकर्स भेजे थे यहाँ पर पानी जब खत्म हो रहा था, कि वहाँ पे पानी की कोई किल्लत ना हो। वो दिखाता है कि किस लेवल पर इंडिया यहाँ पे ऑलरेडी इंश्योर करता है कि जो इंडिया की नेबरहुड है वहाँ पे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इख्तियार करे। यहाँ तक कि जो वैक्सीन डिप्लोमेसी इंडिया की थी, वहाँ इंडिया ने वैक्सीन भी प्रोवाइड किया था। तो इस तरह की चीज़ें मालदीव में इंडिया ने की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडिया की स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी नीड्स के हिसाब से। ठीक है, आगे बात करते हैं एक देश की, जो है अर्मीनिया। अर्मीनिया एक कंट्री है जिसने वोट किया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, और कि वो उसको ज्वाइन करना चाहता है, और कहा जा रहा है कि इससे इनके संबंध खराब हो जाएंगे रशिया के साथ। बात तो न्यूज़ की है कि जो रशिया से संबंध खराब होंगे, पर ये कंट्री है कहाँ लोकेटेड, जरा ये देखते हैं। असल में बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा था अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में, नगार्नो काराबाग एक जगह है वहाँ को लेकर। तो अर्मीनिया कहाँ से सिचुएटेड है पहले ये देख लो। सेंट्रल एशिया की से काफ़ी उल्टा अगर आप देखो, सेंट्रल एशिया से आप जाओगे, ये रहा सेंट्रल एशिया की कंट्रीज, यहाँ कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी के बाद आपको अजरबैजान अर्मीनिया दिखता है। ये इंडिया यूरेशिया का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी यहाँ से आप रशिया को कनेक्ट करना चाहो तो यहाँ बीच में पड़ता है अर्मीनिया, ये अजरबैजान। इनके बीच में युद्ध छिड़ा तगड़ा वाला, ये अर्मीनिया है, ये अजरबैजान है, ऊपर रशिया, इधर टर्की है, नीचे ईरान है। अब एक गौर करने वाली बात है कि अर्मीनिया अजरबैजान का मैप जो देख रहे हो ना, इसमें मुद्दा क्या है, ये अर्मीनिया, ऊपर रशिया। ठीक है, एक मैप और देखते हैं, ये अर्मीनिया है, ठीक है, ऊपर आपको रशिया दिख रहा है। तो ये सारी जो कंट्रीज थी पहले यूएसएसआर का पार्ट थी। अगर आप देखो ना, तो ये अर्मीनिया वगैरह सब किसका पार्ट थी पहले, यूएसएसआर का। तो अब जैसे यहाँ बड़े अच्छे से दिख रहा है इसमें अपने को अर्मीनिया या कोने में अजरबैजान है, ये सब पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी। तो रशिया का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रभाव इस रीजन में था, और रशिया के साथ इनके रिश्ते भी अच्छे थे। लेकिन जब अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में युद्ध हुआ, ये अर्मेनिया या अजरबैजान में युद्ध हुआ इस नगार्नो काराबाग को लेकर, ये इलाका असल में इनडायरेक्टली अभी पहले तक अर्मेनिया के कंट्रोल में था, क्योंकि अर्मेनियन लोग बहुत सारे रहते थे अर्मेनियन ऑरिजिन के। लेकिन अजरबैजान का कहना था कि भाई ये हमारी टेरिटरी है, इसके ऊपर आप गलत तरीके से बैठे हो। तो युद्ध हुआ, अजरबैजान ने अर्मेनिया को बुरी तरह यहाँ से हराया। जहाँ टर्की ने मदद की थी अजरबैजान को टैंक्स देकर, सप्लाईज देकर, तो अजरबैजान ने अर्मेनिया को हरा दिया इस रीजन में। और नगार्नो काराबाग पे ऑलमोस्ट कब्जा अजरबैजान का हो गया, जो पहले अर्मेनिया का हुआ करता था। अब पॉलिटिक्स को समझ रहा, अर्मेनिया इज मोस्टली लाइक अ क्रिश्चियन कंट्री, अजरबैजान इज अ मुस्लिम कंट्री। तो उम्मीद ये थी कि अर्मेनिया को सपोर्ट करेगा रशिया, लेकिन रशिया ने अर्मेनिया को ज़्यादा सपोर्ट किया नहीं, और पूरा नगार्नो काराबाग एक तरह से खिसक कर अर्मेनिया से चला गया अजरबैजान के पास, और कोई विशेष सपोर्ट उनका नहीं किया रशिया ने। तो उसके बाद ऑलरेडी अर्मेनिया के संबंध अजरबैजान के साथ खराब थे। अब उनको दिख रहा है रशिया भी अजरबैजान को लेकर न्यूट्रल रहा, उसने कोई साथ नहीं लिया अर्मेनिया का ऐसे
तगड़ा सा जो उनको सेव कर सके, तो फिर उनका रिश्ता इनके साथ खराब हो गया। अब ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जा रहे हैं, तो ये रशिया नहीं चाहता था कि वो करे, तो उनका वहाँ एंटर करना दिखाता है कि और संबंध खराब हो रहे हैं रशिया और किसके, अर्मेनिया के। तो कहाँ है रीजन देख लिया आपने, अर्मेनिया, ये रही अजरबैजान, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट इस जगह का नाम क्या है, नगार्नो काराबाग। पहले ही अर्मेनिया के पास था, अभी अजरबैजान ने ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया है। तो ये ज्योग्राफी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है इस रीजन की, लेकिन यही इसका सत्य है, क्योंकि टर्की ने भी किसको सपोर्ट किया, अजरबैजान को, और रशिया भी न्यूट्रल रहा, उसने अर्मेनिया की साइड नहीं ली। और ज्योग्राफी पूरी यहाँ की चेंज हो गई है, जो दिखाता है कि पॉलिटिक्स कैसी हो रही है ग्लोबली। तो आपको पता होना चाहिए अर्मेनिया अजरबैजान कहाँ है, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हुआ, क्यों लोकेशन न्यूज़ में थी, ये आप समझ रहे होंगे। तो अर्मेनिया आईसीसी ज्वाइन किया, और मॉस्को ने बोला कि भाई आपका एक कदम जो है बहुत अनफ्रेंडली स्टेप है, और इन्होंने उसके एम्बेसडर को बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था, हुआ ये ना, आईसीसी वालों ने ऐसा बोल रखा है कि वो पुतिन को अरेस्ट कर लेंगे, तो इसलिए कहा कि भाई ऐसा नहीं कर सकते और ये गलत है। तो इसलिए वो काफ़ी ख़राब अब हो रहे हैं। और रशिया अर्मेनिया का संबंध, मेन मुद्दा यही है कि जो उन्होंने नगार्नो काराबाग, जब अजरबैजान ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, उसके बाद रशिया ने कुछ नहीं किया, तो इसको लेकर अर्मेनिया नाखुश था। सारा मुद्दा वहाँ से आता है। तो आई होप आपको पॉलिटिक्स सब समझ आ गई होगी। अगला आर्टिकल बात करता है इच्छामती रिवर के बारे में। इच्छामती रिवर एक ऐसी रिवर है जो काफ़ी सीरीन यानी काफ़ी सुंदर नदी हुआ करती थी, जिसमें फिर कचरा बढ़ने लग गया। एक तरह से देखा जाने लग गया कि शायद अब ये रिवर बहुत कम इलाकों में, और शायद ये रिवर अब ख़त्म हो जाएगी, इस रिवर का कोई भविष्य रह नहीं रह गया। तो इच्छामती रिवर है कहाँ, तो असल में इच्छामती रिवर वेस्ट बंगाल में बहती है, और ये कुछ हद तक जाके इंडिया बांग्लादेश के बीच में एक बाउंड्री भी बनाती है। ठीक है, ये इच्छामती रिवर है, ये इच्छामती रिवर एक जगह देखो तो यहाँ इंडिया बांग्लादेश की बाउंड्री भी बना रही है रिवर ये। ठीक है, वेस्ट बंगाल से बहती है, और ये आपकी इच्छामती रिवर है। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम इसकी ड्रेजिंग करेंगे, इसको क्लीन करेंगे, इसको साफ़ करेंगे, और फिर यहाँ पर एक मोटराइज्ड वाटरवे बनेगा। तो ये जो वाटरवे बनेगा ये होगा नेशनल वाटरवे 44। कहाँ बनना नेशनल वाटरवे 44? ऑन इच्छामती रिवर। अब देखिए ना, आमतौर पे आप कहोगे लिस्ट होगी सब वाटरवेज की, तो इंडिया ने 100 के आसपास वाटरवे बनाने की बात की है, लेकिन जो नंबर है वाटरवे के थोड़े थोड़े बदल रहे हैं। इससे पहले ये वाटरवे 66 का प्लान था, लेकिन अब इसको वाटरवे 44 बनाया गया है। किस रिवर को? इच्छामती रिवर को। कहाँ बहती है रिवर? ये बहती है वेस्ट बंगाल में, इंडिया बांग्लादेश के बीच में बाउंड्री भी बनाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द रिवर्स फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो इच्छामती इज एन इंपॉर्टेंट रिवर विच यू शुड टॉक अबाउट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके ऊपर कौन सा वाटरवे बनने वाला है? तो नेशनल वाटरवे 44 की बात की जा रही है इसके ऊपर बनाने के लिए। ठीक है, ये लोकेशन आप देख लो, नेशनल वाटरवे 2 जो डुबरी से लेके सदिया तक है, श्रीकोलम, कोट्टापुरम, गोदावरी कृष्णा कनाल जो बनने वाले, ये 6 तो सबको पता ही थे, बराक पर भी बन रहा है। लेकिन अब जब से पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने पूरा फोकस रखा है कि ढेर सारे वाटरवेज बिल्ड किए जाएंगे, तो लगभग इसके अंदर 100 के आसपास वाटरवे बिल्ड करने की बात की गई है। उसमें 44 नंबर कहाँ है? तो इच्छामती पर। इच्छामती कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। और मिनिस्ट्री पोर्ट शिपिंग वाटरवेज ने बोला है कि हम इसको मॉडर्नाइज करेंगे, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट बनेगा, यानी उस रिवर के ऊपर ही, जो रिवर यहाँ बहती है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन अगर करना है इंडिया से बांग्लादेश, मान के चलो कोई यहाँ अगर कुछ यहाँ से आपको जंगल में पेड़ या कुछ डालना है, तो आप सिंपली यहाँ से रास्ता के थ्रू, आप रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है चीज़ें और बेहतर तरीके से पुश करने के लिए। तो यही कोशिश है इंडियन गवर्नमेंट की कि हम इच्छामती के थ्रू वो एक वाटर में डेवलप करें, और इसको थोड़ा पॉल्यूशन इसमें कम भी करें, इसको थोड़ा डेवलप भी करें। तो ये है कौन सी चीज़? ये है इनलैंड वाटर में ग्रोथ को लेकर, जिससे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी ऑन इच्छामती रिवर। तो ये न्यूज़ थी जिसके बारे में बात की गई। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। लगभग 23 किलोमीटर का होगा ये। अभी ड्रेजिंग चल रही है, मतलब उसकी खुदाई चल रही है इसको साफ़ करने के लिए, फिर इसको और डेवलप किया जाएगा। ये बात हो गई इच्छामती रिवर के बारे में। आगे बात करते हैं सतलज यमुना लिंक कनाल के बारे में। काफ़ी विवाद का हमेशा की जड़ा रहती है, क्योंकि देखो भाखड़ा नंगल डैम है एक, जहाँ पर पानी बहुत सारा स्टोर होता है हिमाचल प्रदेश में। वहाँ से लेकर यमुना कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश में बहती है, हरियाणा में बहती है। और यहाँ पर एक कनाल है जो बिल्ड हो रहा है, यमुना सतलज लिंक कनाल, ताकि वो उसको जोड़ सके सतलज को यमुना से, ताकि पानी की ग्रोथ बेहतर हो पाए। ये रहा यहाँ आपको सतलज जो पंजाब में है, यमुना जो यहाँ से करनाल हरियाणा यूपी होते हुए बहती है। तो हम जो कनाल बनाने की बात की जा रही है जिससे इनको जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि इतना ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, कुछ हिस्सा बाकी बचा, इसको लेकर बहुत विवाद फैल रहे हैं। और तो मुद्दा ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप दोबारा ज़मीन को चेक करो, और वहाँ एक कनाल की जो बातें हो रही हैं उसमें जस्ट उसको पूरा करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये देखो, अगर हो पाता है तो वो आप पूरा करो। इसको लेकर गवर्नमेंट ने कहा है पंजाब की कि हमारे पास स्पेयर वाटर नहीं है किसी को देने के लिए भी। इस स्थिति में हम बिल्कुल भी कोई एक ऐसा कनाल बिल्ड करने के पक्ष में नहीं है जिससे हम और पानी दें हरियाणा को, क्योंकि हमारे पास खुद ही सरप्लस वाटर नहीं है। अब याद रखिए पंजाब और हरियाणा दोनों ऐसे राज्य जहाँ बहुत ज़्यादा
वाटर और स्पेसिफिकली ग्राउंड वाटर या कनाल वाटर का यूज़ किया जाता है किस लिए? एग्रीकल्चर के लिए। और स्पेसिफिकली पैडी यानी धान की फसलें और गेहूं की फसलें बहुत बोई जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट लेती है। अब यहाँ पानी का लेवल गिरता जा रहा है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट खुद से हो गया है। तो सतलुज यमुना को लिंक करने के लिए कनाल बनाने की बात की जा रही है, इससे हरियाणा को बहुत सारा पानी भी मिलने वाला था। अब ये पूरा ही नहीं हो पा रहा क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट इसके खिलाफ खड़ी है कि भाई ये बिल्कुल गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे पास स्पेयर वाटर ही नहीं देने को, तो ये कनाल कैसे बनेगा। तो सारा मुद्दा इसको लेकर है कि भाई हमारे पास बिल्कुल भी सरप्लस वाटर नहीं है, हमारे ऑलरेडी जितने भी ग्राउंड वाटर के सोर्सेज हैं वो ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं। और इनका कहना है कि 100% से ज़्यादा जो है हमारे ओवर एक्सप्लॉइटेड है, हरियाणा में केवल 61% ऐसा हुआ है। तो इसको लेकर काफ़ी पॉलिटिक्स हो रही है सरप्लस वाटर को लेकर, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कहाँ पर है सतलज यमुना कनाल, क्यों ये मुद्दा है, पानी का मेनली मुद्दा है। तो आज हमने सतलज यमुना कनाल, इच्छावती, इन सब रिवर्स के बारे में जाना। और फिर हम आते हैं करवन पार्क के बारे में। करवन पार्क असल में केरला में बनाया जा रहा है, जो एक जगह है बेकाल, वहाँ पर सिनेमा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट दिखाएगा कि स्टेट में कौन सी ऐसी लोकेशंस है जो मूवीज़ में दिखाई गई। तो कहाँ पर है करवन पार्क? तो केरला में। ये याद रखिए, केरला में करवन पार्क की बात की गई है, ठीक। लोकेशन देख लीजिए, ये ना, ठीक है, बेकाल केरला में, यहाँ पर ये डेवलप किया जा रहा है। तो ये आपने समझ लिया। अब मेरा फिर सवाल है तीस्ता कहाँ से निकलती है? अगला आर्टिकल से संबंधित है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। अभी हाल ही में सिक्किम में तबाही का मंजर छाया हुआ है। सिक्किम में क्लाउड आउटबर्स्ट हुआ जिसमें 14 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 102 लोग ज़्यादा मिसिंग हैं। तो ये क्या है? ये ग्लेशियर लेक आउटफ्लो, JLOF, ये हम जो आउटबर्स्ट हुआ है क्या है ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कहाँ हुआ? पहली बात तो सिक्किम में। देखो सिक्किम में कई सारी मेजर रिवर्स बन के निकलती हैं, और सिक्किम देखो, सिक्किम की ज्योग्राफी में जो हुआ था वो हुआ था साउथ लोहांग लेक में। साउथ लोहांग लेक में हुआ, और ये देखिए तीस्ता रिवर, ये यहाँ से आती है, सिक्किम से ओरिजिनेट करती है और यहाँ से गुजरते हुए आपके फिर बंगाल, और वहाँ से वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाती है। तो यहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ। क्लाउड बर्स्ट में क्या होता है? बहुत सारा वाटर एक टाइम में लेक से निकल जाता है, और उससे जो जैसे वहाँ लोहांग रिवर भी है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा फ्लो हुआ, वो डैम को तोड़ते हुए, जो यहाँ पे चुंगथैंग डैम था, एकदम डिस्ट्रक्ट करते हुए पानी सारा का सारा बाहर निकल गया। उसके बाद पूरे शहर में तबाही मच गई। तो ये इलाका कहाँ है? सिक्किम में। तो इस पूरे इलाके में इतना ज़्यादा वाटर फ्लो अचानक से आ गया कि वो बिल्कुल संभाल ही नहीं पाए। तो ये आउटबर्स्ट कहाँ हुआ है? सिक्किम में। कौन कौन सी रिवर्स की बात हो रही है? लोहांग रिवर और तीस्ता रिवर। किस इलाके में हुआ, कहाँ हुआ? तो साउथ लोहांग लेक में ये जो असल में क्लाउड बर्स्ट हुआ, इससे पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा, उसने जो यहाँ इंपॉर्टेंट चुंगथांग डैम था उसको भी तोड़ दिया। तो चुंगथांग डैम कहाँ है? सिक्किम में है। लैचन कहाँ पर है? सिक्किम में है। साउथ लोहांग लेक कहाँ है? सिक्किम में है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए ग्लेशियर आउटबर्स्ट जो हुआ ये क्यों हुआ? देखिए होता ही है कि बहुत सारे ग्लेशियर यहाँ सिक्किम में है। अब दिक्कत ये है कि ग्लेशियर होने के बाद, जैसे ग्लेशियर आप देख रहे हैं, ये वाटर मान लो या साउथ लोहांग लेक है, तो ये ग्लेशियर असल में एक जगह लेक फॉर्म करते हैं, क्योंकि आसपास इनको रोकने के लिए कुछ नहीं होती, बस आइस होती है। तो आइस इसको रोकी होती है, एक ब्रिज बनाई हुई होती है। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग हो गई या कुछ भी हुआ और आइस पिघल गई या सारा पानी आ गया और उसने उसको तोड़ दिया बैरेज को, तो सारा का सारा पानी सीधा एक बार नीचे फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। और यही हुआ था सिक्किम में, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी फ्लो करना शुरू हुआ, राइज लेवल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तीस्ता में और कई सारे डिस्ट्रिक्ट, गैंगटॉक हो, पेन्योंग हो, नामची हो, वहाँ भारी मात्रा में दिक्कतें बढ़ गई। अब देखो पहली बात कि क्लाउड बर्स्ट क्यों हुआ, तो क्योंकि ये जो हमारा साउथ लोहांग लेक था, इसने अपने आसपास के जो भी क्लस्टर था उसको तोड़ते हुए पानी आगे की तरफ बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि इस लेक में पानी बढ़ रहा था। अब आपको पानी बढ़ रहा है लेक में, अच्छी बात है, पर नहीं, इस लेक में पानी इसलिए बढ़ रहा है क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो ग्लेशियर है वो पिघल रहा है। ग्लेशियर पिघलने की वजह से, वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहा है, इससे पानी बढ़ रहा है, लेक में पानी ओवरफ्लो हुआ और उसने पूरे इलाके को तबाह कर दिया। तो ग्लेशियर लेक, जैसे साउथ लोहांग लेक जिसमें अभी ऐसा हुआ, वो कहाँ बैठते हैं? एक मेल्टिंग ग्लेशियर के पास। और ग्लेशियर लेक को डैम अक्सर क्या करता है? आइस के थ्रू ही रुके हुए होते हैं वो। तो जब भी आइस होगी किस चीज़ को रोके हुए, और जब वहाँ पानी बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा और ज़्यादा ग्लेशियर मेल्ट करेंगे, तो उसको आइस रोक नहीं पाएगी, किसी दिन वो बह जाएगा। और वही लेक का आउटबर्स्ट हुआ और वो पूरी लेक बहते हुए चली गई आपके डैम को तोड़ते हुए। उस पूरे इलाके में पानी तीस्ता में गया और वहाँ से कई डिस्ट्रिक्ट में कई लोगों की जानें चली गई। इससे पहले ऐसा ही एक जो ग्लेशियर आउटबर्स्ट था वो केदारनाथ में हुआ था 2013 में। तो अभी जो है लगभग 13 ग्लेशियर लेक है सिक्किम में, और इनमें से 10 बहुत वल्नरेबल थी फ्लड्स को लेकर। उन 10 में से एक थी साउथ लोहांग लेक, जिसको बोला जा रहा था कि खतरे की घड़ी हो सकती है बाकी इलाके में। तो इसको ध्यान में रखा गया था पहले भी, लेकिन जो तबाही इससे देखने को मिली है, इससे पता लग रहा है क्लाइमेट चेंज पे काम करना कितना ज़रूरी है
और हर चीज़ पर नज़र रखना कितना ज़रूरी है। तो ये था हमारा वीडियो आज का। आई होप आपको अच्छा लगा और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS। हैव अ नाइस डे।